Hello students, welcome to the new video of Science Zone. This is our second video of linear equations in two variables. In our first video, we learned how to solve a pair of linear equation using graphical method, substitution method, elimination method and cross multiplication method. We also learned how to know type of solutions of a pair of linear equation by comparing ratios of their coefficients. In our today's video, we will discuss word problems based on linear equation in two variables. First of all, what is a word problem? Word problem क्या होती है? If I tell you find the sum of 2 and 3, तो आप क्या करेंगे? 2 plus 3 equals to 5. This will be your solution. आपको डायरेक्टली बोला है find the sum, यानी मैथमेटिकल नोटेशन सम आपको वहाँ पे दी हुई है कि आपको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है. तो ये होता है आपका नॉर्मल मैथमेटिकल क्वेश्चन. अब इंस्टेड ऑफ दिस the question would have been asked if Rohan has 2 books and Raghu have 3 books, how many books they have in all together. तो करना तो उसमें भी एडिशन है, सॉल्यूशन उसका भी यही होगा, लेकिन वो किस फॉर्म में हो गया, पूरी टेक्स्ट के फॉर्म में हो गया. एक बैकग्राउंड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई और उसमें से आपको अपने आप समझ के पता लगाना है कि आपको कौन सा मैथमेटिकल नोटेशन या मैथमेटिकल फंक्शन उसमें यूज़ करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है. ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जिनमें हमें जो भी प्रॉब्लम है वो किस फॉर्म में दे रखी हो, टेक्स्ट के फॉर्म में, रादर इन मैथमेटिकल नोटेशन में नहीं दी होती. ठीक है, तो उनको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स. इस चैप्टर में हमें बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है. मैंने सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को 10 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है. हम एक एक करके हर एक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स समझने की ज़रूरत है. कभी भी जब आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको मन में 3 बार 4 बार, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, रिपीटेडली पढ़ना है. शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है. कम से कम 2 बार तो आप क्वेश्चन को पढ़िए. ठीक है, जब आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है. हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी क्या बनेगा, पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा, है ना. इक्वेशन कब बनेगा, जब हमारे पास वेरिएबल हो. तो वेरिएबल हमें कहाँ से मिलेगा, वर्ड प्रॉब्लम में. वर्ड प्रॉब्लम को जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा किन्हीं भी 2 चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, 2 आइटम्स की या 2 चीज़ों की बात हो रही है, किन्हीं भी 2 अलग अलग चीज़ों की. और लास्ट में आपको क्वेश्चन दिया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दैट. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी जो 2 चीज़ें अननोन हैं जिनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सबसे पहले वो चीज़ें आइडेंटिफाई करो कि वो 2 चीज़ें क्या हैं. जब वो मिल गई तो उनको, एक को x और एक को y मान लो. ये आपके पास आ गया, वेरिएबल्स आ गए. अब जो पूरा क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली वहाँ पे 2 केसेस आपको दिए जाएंगे. फर्स्ट केस से आपको मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड केस से आपको मिलेगी सेकंड इक्वेशन. तो वो दोनों केसेस को आप अलग अलग कीजिए और दोनों केसेस को वर्ड से मैथमेटिकल नोटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले 2 बार क्वेश्चन को शांति से रीड करना है, फिर उसके बाद x और y कौन सी 2 चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई करनी है, फिर उनकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें 2 अलग अलग कंडीशंस कौन सी दी हैं वो पता लगाना है. ये 3 स्टेप्स हमें हर एक क्वेश्चन में करने हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टाइप ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम. टाइप 1, फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ 2 डिफरेंट आइटम्स. ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको 2 आइटम्स की कॉस्ट निकालनी हो तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम सीखते हैं टाइप 1 में. इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं. दिस इज एग्जांपल नंबर 14 फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक. द क्वेश्चन सेज फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर, इफ वी बाय 2 tickets to Malleshwaram, 3 tickets to Yashwantpur, the total cost is ₹46. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram, 5 tickets to Yashwantpur, the total cost is ₹74. Find the fare from the bus stand to Malleshwaram and to Yashwantpur. वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें क्लियरली समझ में आ रहा है. हम बेंगलोर में एक बस स्टैंड से टिकट्स खरीदते हैं, अगर मल्लेश्वरम की 2 टिकट खरीदते हैं, यशवंतपुर की 3 टिकट्स खरीदते हैं, तो हमें टोटल कॉस्ट जो पे करनी है दैट इज ₹46. ये एक केस है. और दूसरी बात क्या बोली है, अगर हम 3 टिकट्स खरीदते हैं मल्लेश्वरम की और 5 टिकट खरीदते हैं यशवंतपुर की, तो हमें कितना पे करना है, ₹74. और लास्ट में उन्होंने बोला है फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड टू यशवंतपुर.
आपको क्या फाइंड करना है, मलेश्वरम तक का और यशवंतपुर तक का जो टिकट है उनका कितना फेयर होगा, उनका कितना कॉस्ट होगा, वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एक्स और वाई एज्यूम करना होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता है कि कौन सी दो मिसिंग चीज़ें हैं, कॉस्ट हैं दोनों टिकट्स की, तो हम उन दोनों को, एक को एक्स और एक को वाई मान लेते हैं। हम मान लेते हैं मलेश्वरम तक की जो टिकट है उसका फेयर है एक्स रुपीज़ और यशवंतपुर तक की जो टिकट है उसका फेयर है वाई रुपीज़। अब दो केसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट केस है जिसमें हमें 46 रुपीज़ पे किए हैं और सेकेंड केस है जिसमें हमने 74 किए हैं। तो केस 1 हम लेते हैं जिसमें हमने 46 रुपीज़ पे किए हैं। तो कितने टिकट्स मलेश्वरम के लिए हैं? 2 टिकट्स। एक टिकट मलेश्वरम की का कॉस्ट होता है एक्स। अगर आप कोई पेन खरीदने जाते हैं, एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़, आप 2 पेन्स परचेज करेंगे तो कितना आप कॉस्ट पे करेंगे? 2 5 10, हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन द सेम वे अगर एक टिकट का कॉस्ट है एक्स रुपीज़ और हमने कितने टिकट्स परचेज की हैं? 2, तो यानी मलेश्वरम की टिकट्स का टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 2x। ओके, हमने यशवंतपुर की कितनी टिकट्स खरीदी थी? 3। एक टिकट की यशवंतपुर का कॉस्ट है ₹y, तो 3 टिकट्स का क्या हो जाएगा? 3 × y, दैट विल बी 3y। और हमें पता है कि हमने टोटल अमाउंट कितना किया है? 46 पे किया है। तो 46 विल बी इक्वल टू 2x और 3y का सम। तो यहाँ से हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, 2x + 3y इज इक्वल टू 46। ओके, सेकेंड केस जिसमें हमने कितना पे किया है? ₹74 रुपीज़ पे किया है। उस वाले में हमने कितनी टिकट्स खरीदी हैं? 3 टिकट्स टू मलेश्वरम, 5 टिकट्स टू यशवंतपुर। तो 3 टिकट्स का कॉस्ट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विद x, 3x। 5 टिकट्स जो यशवंतपुर की हैं उनका हो जाएगा 5 × y, 5y। और दोनों को ऐड करके हमें पता है हमने कितना टोटल पे किया है? 74। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमें दोनों मिल गई, दोनों को सॉल्व कर दो। कभी भी जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरह से टेबल बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बताया है। हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी होती है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप केस 1 लिख देंगे, उसके आगे लिख देंगे केस 1 की पूरी स्टेटमेंट, दैट जो क्वेश्चन में हमको दी हुई थी, इफ़ वी बाय 2 टिकट्स फ्रॉम मलेश्वरम, 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज 46। देयरफॉर डायरेक्टली आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इन द सेम वे सेकंड केस में आप लिखेंगे इफ़ वी बाय 3 टिकट्स टू मलेश्वर एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज 74। और उसके नीचे आपको ये वाली इक्वेशन डायरेक्टली लिख देनी है। ठीक है, 2 इक्वेशंस मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ग्राफिकल मेथड इज़ नॉट अ वेरी कन्वीनियंट मेथड। आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उन तीनों में से कोई भी एक मेथड कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में बोला ही है कि ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आपको क्वेश्चन में अगर बोल दिया है कि सॉल्व द गिवन वर्ड प्रॉब्लम विद सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेंशन्ड नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। लेट्स सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें RHS में सब कुछ 0 कर देना होता है, सारी वैल्यूज़ को LHS में ले जाना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस को लाना पड़ता है। और उसके बाद हम जो भी कोफिशिएंट्स हैं A1, B1, C1, A2, B2, C2, इन सब की वैल्यूज़ को लिखना होता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करके देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कौन है? x का कोफिशिएंट है 2, दैट विल बी A1। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट इज 3, दैट विल बी B1। एंड फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट है दैट इज -46। हमें कोफिशिएंट्स के साइन को भी कंसीडर करना होता है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A2 होता है जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 3। y का कोफिशिएंट इन सेकेंड इक्वेशन इज B2 जिसकी वैल्यू है 5 एंड द कांस्टेंट इन द सेकेंड इक्वेशन दैट इज C2 इज -74। देन दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लिख देंगे और इसके बाद सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। B1 की जगह पे 3, C1 की जगह पे -46 एंड सो ऑन। तो हमें ये स्टेप मिल जाएगा। और फिर उसके बाद सिंपल हमें ब्रैकेट ओपन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो आंसर्स आते हैं उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो करना है, और लास्ट में हमें रिड्यूस्ड फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। जो रिड्यूस्ड फ्रैक्शन मिलेंगे वो 3 फ्रैक्शंस हमें मिले, x/8, y/10 और 1/1। तो हम x/8 और y/10 को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में मिसिंग चीज़ है। ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है, x/8, y/10 और 1/1 आपस में इक्वल है। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले x/8 को 1/1 के साथ कंपेयर करेंगे, जहाँ से हमें x की वैल्यू 8 मिल जाएगी, और फिर y/10 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे जहाँ से हमें y की वैल्यू 10 मिल जाएगी। ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई। बट क्वेश्चन में हमको बोला था फाइंड द फेयर फ्रॉम
बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड फ्रॉम बस स्टैंड टू यशवंतपुर। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के रख देना इज नॉट द सॉल्यूशन, हमें लास्ट में स्टेटमेंट में आंसर देना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में लास्ट में आंसर स्टेटमेंट में देना बहुत ज़रूरी होता है। तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड इन बैंगलोर टू मलेश्वरम इज ₹8 एंड द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू यशवंतपुर इज ₹10। तो लास्ट में कंक्लूजन इस तरीके से हमको लिखना होता है, ठीक है। इस टाइप से रिलेटेड और कितने क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है वो सब मैंने यहाँ पे सम अप किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3.2 में सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है एंड एक्सरसाइज 3.3 में थर्ड पार्ट है। तो इन क्वेश्चंस को हम एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, आप लास्ट में पहले एक बार देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं बोला है। जहाँ भी आपको बोला हो कि रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको उसका इक्वेशन बना देना है, जो भी कंडीशंस आपको दिए उनकी इक्वेशन बना देनी है, ठीक है। और ग्राफिकली मतलब उनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, तो आपको खाली ग्राफिकली नहीं दे सकते कि सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूँ। अगर देते भी हैं तो पहले आपको इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी। एल्जेब्रिकली जब उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ही आप उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ये एक कंडीशन हो गई कि रोमिला स्टेशनरी शॉप पे गई थी, उसने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स परचेज किए। Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila. She also bought. उसकी फ्रेंड ने देखा कि सोनाली के पास न्यू टाइप की पेंसिल्स एंड इरेजर्स हैं, तो उसने भी क्या किया, 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स उसने परचेज कर लिए ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। सेम काइंड के पेंसिल्स और इरेजर उसने परचेज किया और उसने कितना पे किया, ₹18। तो इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो दो चीज़ें जो कंपेयर हो रही हैं डायरेक्टली हमें पता चलता है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर्स। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को x मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ इरेजर को y मान लेते हैं, ठीक है। पेंसिल की कॉस्ट को x मान लेते हैं और इरेजर की कॉस्ट को y मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या बोला था, 2 पेंसिल्स 3 इरेजर्स, यानी 2x प्लस 3y। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज़, तो 2 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 2x। एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है, y रुपीज़, तो 3 इरेजर्स की कितनी हो जाएगी, 3y। तो 2x प्लस 3y और टोटल उसने कितना रुपीज़ पे किया है, ₹9। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई फ्रॉम द केस 1। केस 2 में 4 पेंसिल्स परचेज की थी उसने। 4 पेंसिल्स यानी कितना कॉस्ट हो गया, 4x। 4 पेंसिल यानी 4x कॉस्ट हुआ और 6 इरेजर्स यानी 6y और टोटल उसने अभी कितना अमाउंट पे किया है, ₹18। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आपको अभी इसमें आंसर तो निकालना ही नहीं है, इसमें आपको ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और इसके बाद आपको इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो आप इसका टेबल बनाइए और ग्राफ बना लीजिए, ओके। सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। ये हमारी फर्स्ट केस हो गया कि उसने क्या, कोच ने क्या खरीदा है, 3 बैट्स खरीदे हैं एंड 6 बॉल्स खरीदी हैं फॉर 3900। Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Again, represent this situation algebraically and geometrically. इसमें भी हमको सॉल्व नहीं करना, algebraical और geometrical representation ही देना है। अच्छा, उसमें सेकंड केस में क्या बोला है, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300। तो केस 1 क्या बना कि उसने 3 बैट्स 6 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदी फॉर 3900 और बाद में उसने अनदर बैट यानी कितने बैट्स और खरीदे, 1 बैट और खरीदा एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300। तो अब हमारे को 2 केसेस मिल गए और 2 चीज़ें जो कंपेयर हो रही है वो क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट को मान लेते हैं x और कॉस्ट ऑफ बॉल को मान लेते हैं y। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, कितने बैट्स खरीदे हैं, 3 बैट्स, तो 3x प्लस कॉस्ट ऑफ बॉल, कितनी बॉल्स खरीदी हैं, 6 बॉल्स, तो 6y इज इक्वल टू 3900। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में कितने बैट खरीदे, 1 बैट यानी कितना रुपीस पे किया, x, एंड कितने बॉल्स खरीदे हैं, 3 मोर बॉल्स। 3 मोर बॉल्स मतलब उस पहले तो 6 बॉल्स आई गए, 3 मोर बॉल्स अब उसने और 3 बॉल्स लिए हैं, तो 3 बॉल्स यानी हमने इस बार पे कितने बॉल्स का ही करना है, 3 बॉल्स का ही हमें पेमेंट करना है। तो 3x प्लस
सॉरी x प्लस 3y, और इसके लिए हमारे पास टोटल अमाउंट हमने जो पे की है वो है 1300। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप इसका ग्राफ बना दीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ किया है ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली बोलें या ग्राफिकली बोलें, बोथ आर द सेम थिंग। आपको दोनों में ग्राफ ही बनाना है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, इन दोनों इक्वेशंस का टेबल बनाइए और फिर ग्राफ बनाइए। नेक्स्ट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। फर्स्ट केस मिल गया कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट जो है कितना है। एक दिन हमने जब देखा तो कितना कॉस्ट था, इट वॉज 1600। आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अगेन हमें एल्जेब्रिकल और ज्योमेट्रिकल उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब सेम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसमें दो चीज़ें क्या कंपेयर हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स। तो हम मान लेते हैं कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट है ₹X और 1 kg ग्रेप्स जो हैं उनकी कॉस्ट है ₹Y। फर्स्ट केस में कितने एप्पल्स खरीदे हैं, 2 kg, 1 kg की X तो 2 kg की 2X कॉस्ट हो जाएगी। तो 2X प्लस 1 kg ग्रेप्स यानी 1Y इज इक्वल टू 160। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। बाद में क्या किया, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स खरीदे हैं, तो यानी 4x, 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट थी ₹X तो 4 kg की हो जाएगी 4x, और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट थी ₹Y तो 2 kg की हो जाएगी 2y। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप इनको टेबल बनाइए और इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी इनका ग्राफ बनाइए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 सेकेंड पार्ट। इसमें क्या बोला है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। ये फर्स्ट केस हो गया। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमारे पास दो चीज़ें जो अननोन है वो पता ही चल गई डायरेक्टली। कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमें नहीं पता और कॉस्ट ऑफ पेन हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल को मान लेंगे ₹X और कॉस्ट ऑफ पेन को हम मान लेंगे ₹Y। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट केस में क्या बोला है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x एंड 7 पेन, एक पेन की कॉस्ट Y तो 7 पेन की कॉस्ट 7y। 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो इन दोनों अमाउंट्स का अगर हम सम करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, ₹50। ये इतना हमने उसमें पे किया, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा केस में क्या बोला है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन। 7 पेंसिल्स यानी 7x एंड 5 पेन्स यानी 5y टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू 46। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 3.3 का थर्ड पार्ट। A coach of cricket team buys 7 bat and 6 ball for 3800. She buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and ball. Similar to the question number 2 of exercise 3.1. उसके जैसा ही है, बैट एंड बॉल की प्राइसेस हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट हम मान लेंगे ₹X और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हम मान लेंगे ₹Y। केस 1 में 7 बैट्स 6 बॉल्स टुगेदर कितना कॉस्ट कर रहे हैं, 3800। 7 बैट्स यानी कितना रुपीज़ हुआ, 7 टाइम्स ऑफ x। एक बैट की कॉस्ट ₹X है तो 7 बैट्स विल बी 7x। 1 बॉल कॉस्ट ₹Y तो 6 बॉल विल बी 6y। तो 7x प्लस 6y शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 3800। ओके, सेकेंड केस 3 बैट्स यानी 3x एंड 5 बॉल्स यानी 5y इज इक्वल टू 1750। दो इक्वेशंस मिल गई, दोनों को सॉल्व कीजिए और यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ बॉल और कॉस्ट ऑफ बैट निकालना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टाइप 1। टाइप 2, एजेस ऑफ 2 पर्सन्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 2 पर्सन्स की एजेस निकालनी होगी। प्रेजेंट एजेस जनरली आपको फाइंड करने के लिए बोलते हैं।
इन क्वेश्चंस में आपको कंपैरिजन दे रखा होगा उनकी प्रेजेंट एजेस का या उनके पास्ट की एजेस का या उनके फ्यूचर की एजेस का। कभी भी जब पास्ट की बात करेंगे तो दे विल से कि 5 years ago, 7 years ago, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करेंगे। बट अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो 6 years later, 6 year hence, आफ्टर 6 years, तो इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन फ्यूचर के लिए है, कौन सी कंडीशन पास्ट के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखिए क्या फाइंड करना है, what are their present ages. प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। देयर कौन है वो दो लोग, जैकब और उसका सन, उन दोनों की हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो जो हमें फाइंड करना होता है सबसे पहले हम उन्हें एज्यूम कर लेते हैं x एंड y। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हम मान लेते हैं x ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन भी y ईयर्स। ओके, अब दो केसेस हमको क्या दिए हैं तो ध्यान से देखिए। पहले हमें क्या बोला है 5 year hence, 5 year hence यानी आज से 5 साल बाद, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और दूसरे में हमें क्या बोला है 5 years ago, और 5 साल पहले, आज से 5 years पहले की बात करें। दो केसेस हमें दिए हैं तो हम उसके हिसाब से केस 1 और केस 2 डिसाइड कर लेते हैं। केस 1 5 year hence, केस 2 5 years ago। 5 year hence जैसे मान लीजिए आज राहुल की एज 10 years है, 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 10 + 5 15। 5 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, 10 - 5 यानी 5। तो अगर हमें फ्यूचर की एज निकालनी है तो हमें जितने भी ईयर्स के बाद की एज निकालनी है वो ऐड करना होगा, और अगर हमें पास्ट की एज निकालनी है तो जितने भी पहले की एज निकालनी है, जितने भी ईयर्स पहले की एज निकालनी है वो माइनस करना होगा। तो अगर यहाँ पे बात करें 5 year hence वाले केस में, जैकब की प्रेजेंट एज है x, उसके बेटे की प्रेजेंट एज है y। आज से 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x + 5, 5 उसकी इंक्रीज होगी, 5 years इंक्रीज होगी उसकी एज, और उसके सन की कितनी हो जाएगी y + 5, दोनों की एजेस मिल गई। फिर हमें कंडीशन क्या दिया है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। उसकी एज कितनी होगी, उसके बेटे की जितनी भी एज है उसके 3 times होगी। तो x + 5 जो वैल्यू है वो y + 5 का 3 टाइम है। तो यानी हमें इक्वालिटी लाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए y + 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हमेशा ध्यान देना कि छोटी वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जनरली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि वो क्या करेंगे 3 times ऑफ x + 5 भी समटाइम्स कर देते हैं, तो वो फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि हमें जो छोटी वैल्यू है उसी को मल्टीप्लाई करके बड़ी के इक्वल कर सकते हैं। तो फादर की एज आज भी ज़्यादा है, फ्यूचर में भी फादर ही बड़े होने वाले हैं, फादर की एज ही ज़्यादा होने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सन की एज है, जो छोटी वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी x + 5 = 3 times ऑफ y + 5, और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी जो रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी x - 3y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड केस 5 years ago, आज से 5 साल पहले की बात करें तो जैकब की एज -5 हो जाएगा x में से, सन की एज में भी -5 होएगा, तो y - 5 और x - 5 दोनों की एजेस हमको मिल गई। कंडीशन क्या दी है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज के 5 times थी। जैकब्स एज = 7 times that of his son। तो जैकब एज x - 5, 7 times of his son, 7 times of सन की जो एज है वो कितनी है y - 5। दोनों को प्रोडक्ट कर लो, सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x - 7y = -30। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, और आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। x विल गिव यू द वैल्यू ऑफ हिज जैकब्स एज एंड y विल गिव यू द वैल्यू ऑफ हिज सन्स एज। ओके, इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. Again हमें इनका x और y का वैल्यू इसमें फाइंड नहीं करना है, एजेस उनकी हमें फाइंड नहीं करनी है, इस सिचुएशन को algebraically और graphically रिप्रेजेंट करना है। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम इसका ग्राफ बना देंगे। तो क्या दो चीज़ें हैं इसमें जो हमें नहीं गिवन है, आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज। तो हम एक काम करते हैं, आफ्ताब की एज को मान लेते हैं x ईयर्स प्रेजेंट एज को, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं y ईयर्स।
दो केसेस क्या दे रखे हैं, कौन कौन से टाइम्स की बात कर रहे हैं, 7 years ago, यानी आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी उस टाइम पे, x माइनस 7, और उसकी डॉटर की एज कितनी रही होगी उस टाइम पे, y माइनस 7. I मीन्स आफ्ताब वॉज 7 times as old as you were then. मैं यानी x माइनस 7 y माइनस 7 के 7 times था, तो इक्वलिटी लाने के लिए y माइनस 7 में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड कंडीशन हमको क्या दी है, 3 years from now, यानी आज से 3 साल बाद. तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, उसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3. I shall be 3 times as old as you will be. I यानी x प्लस 3 will be 3 times as old as you, यानी y प्लस 3 के 3 टाइम्स हो जाएगा कौन, x प्लस 3. तो इक्वलिटी के लिए कहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, y प्लस 3 के आगे. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आपके एजेस मिल जाएंगे आफ्ताब के और उसकी डॉटर के. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो हमें दो लोगों की एज निकालनी है, नूरी की और सोनू की. तो हम एक काम करते हैं, नूरी की प्रेजेंट एज x मान लेते हैं, सोनू की प्रेजेंट एज y मान लेते हैं. अब इसमें हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, क्योंकि नूरी और सोनू दो नॉर्मल नाम दिए हैं, कोई रिलेशन हमको नहीं दिया है. लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा किसकी एज ज़्यादा होगी. जैसे देखते हैं, पहला केस हमको क्या दिया है, पहला केस हमको बोला है 5 years ago वाला. 5 years ago यानी नूरी की एज कितनी रही होगी, x माइनस 5, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5. 5 साल पहले की बात करें तो दोनों की एज 5 years रिड्यूस हो जाएगी. अच्छा, कंडीशन क्या बोली है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी यानी x माइनस 5 वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी y माइनस 5 के 3 टाइम था कौन, x माइनस 5. तो 3 कहाँ पे आ जाएगा, y माइनस 5 के सामने. तो अब डायरेक्टली आपको पता चल रहा है किसकी एज ज़्यादा होगी. ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी लार्जर, नूरी की एज ज़्यादा होगी. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई. सेकंड केस देखते हैं. सेकंड केस में क्या बोला है, 10 years लेटर की बात की है, यानी नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10, सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10. कंडीशन क्या बोली है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी यानी x प्लस 10 विल बी ट्वाइस ऑफ सोनू, तो 2 times ऑफ y प्लस 10. इक्वेट कर दो, सॉल्व कर लो, आपको फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे. दोनों को सॉल्व करोगे, x की और y की जो वैल्यू आएंगी उससे आपको नूरी और सोनू की एजेस मिल जाएंगी. टाइप 3, नंबर ऑफ थिंग्स और पर्सन्स. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कुछ 2 अलग अलग चीज़ों की या 2 तरह के लोगों की, मैन वीमेन गर्ल बॉय, इस तरह से कंपैरिजन दे रखा होगा और आपको पता करना पड़ेगा कि वो दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ कितनी है, कि कितने मैन थे कितनी वीमेन थी, या कितने पेन थे कितनी पेंसिल्स थी. इस तरह से आपको फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ थिंग्स आपको फाइंड करना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. How many notes of ₹50 and ₹100 she received? क्वेश्चन में क्या बोला है, मीना एक गर्ल है जो बैंक में गई है, बैंक में जाके उसने विड्रॉ किए. कितने रुपीज़ उसने विड्रॉ किए, ₹2000 उसने विड्रॉ किए. उसने कैशियर को एक कंडीशन बोली थी कि मुझे जितने भी आप नोट्स दोगे दे मस्ट बी ऑफ आइदर ₹50 और ₹100. उसने 100 और 50 रुपीज़ में ही सारा का सारा अमाउंट विड्रॉ किया है. टोटल नंबर ऑफ नोट्स उसके पास कितने हैं, 25. Now you have to find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो 2 अननोन चीज़ें क्या हैं, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम उन दोनों को ही x और y मान लेंगे. तो हमने लिख दिया लेट नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹100 नोट्स भी x एंड y रिस्पेक्टिवली. ये हमने एज्यूम कर लिया. अब 2 केसेस क्या हैं. पहला केस कि वो बैंक में गई और उसने विड्रॉ किए हैं, टोटल कितने रुपए विड्रॉ किए हैं, ₹2000. और दूसरा केस कि उसके पास टोटल 25 नोट हैं, 25 नोट्स इन ऑल उसने लिए हैं. काउंटिंग जो अगर नोट्स की करें तो नोट्स कितने हैं, 25. तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 को यूज़ कर लेते हैं. तो 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, x. 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, y. और टोटल नोट्स हैं 25. तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स प्लस नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट शुड बी इक्वल टू 25. तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, x प्लस y इज इक्वल टू 25. ओके.
सेकंड हम यूज़ करते हैं कि भाई उसने टोटल रुपया कितना निकाला है, टोटल कॉस्ट क्या है, सॉरी टोटल अमाउंट कितनी उसने विड्रॉ की है, दैट इज़ 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ कैसे बना, उसने कुछ नोट्स लिए हैं 50 रुपीज़ के, तो 15 रुपीज़ से जितना भी अमाउंट बनता होगा प्लस 100 रुपीज़ से जितना अमाउंट बनता होगा शुड बी इक्वल टू 2000। अगर आपके पास 2 50 रुपीज़ के नोट्स हैं तो आपके पास कितना अमाउंट हुआ 100 रुपीज़, 5 50 रुपीज़ के नोट है तो 250, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा। इस केस में हमारे पास कितने 50 रुपीज़ के नोट हैं x, तो हमारे पास 50 रुपीज़ से अमाउंट कितना बनता है 50x, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं y, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 100y। 100 रुपीज़ के एक नोट है तो 100 रुपीज़, 5 नोट हैं तो 500, मल्टीप्लाई करके हमको मिल जाता है, इसलिए हमें y और 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमें पता है कि टोटल सम कितना है, 50 रुपीज़ नोट्स का जो अमाउंट होता है और 100 रुपीज़ नोट्स का जो अमाउंट होता है वो टोटल कितना है 2000, तो 50x प्लस 100y शुड बी इक्वल टू 2000। यहाँ से हमें हमारी सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी, और इसको रिड्यूस कर लीजिए और उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिससे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, और x और y की आपको वैल्यू मिल जाएगी। x विल गिव यू द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड y विल गिव यू द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। ओके, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में एक क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। फाइंड देम यानी कौन, किसकी बात हो रही है, 2 एंगल्स की बात हो रही है। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हम क्या करेंगे, 2 एंगल्स जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें से एक को x मान लेते हैं और एक एंगल को हम मान लेते हैं y। ये 2 एंगल्स हो गए। अब कंडीशन क्या दी है, कैसे एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी, क्या बोला है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जहाँ पे भी आप लेट द एंगल्स भी x एंड y लिखेंगे, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x, जो आपको कन्वीनियंट लगे। आपको वो एजम्पशन में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि लार्जर आप किसको मान रहे हो, x को मान रहे हो या y को मान रहे हो। तो फर्स्ट कंडीशन की सप्लीमेंट्री एंगल थे, उससे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 180। दूसरा हमें क्या बताया हुआ है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी दोनों में से जो बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल कौन माना हमने x, वो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है। अब ये 2-3 तरह से लिख सकते हो, बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है यानी दोनों का डिफरेंस 18 है, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हो, बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है, यानी अगर मैं छोटे एंगल में 18 ऐड कर दूं तो मुझे बड़ा एंगल मिल जाएगा। तो आप इस तरह से किसी भी एक वे में आप उसको लिख सकते हैं। फिर आपके पास 2 इक्वेशन हो गई, फर्स्ट सेकंड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू फाइंड करो, आपको द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको मिल गया। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ पे क्या बता दिया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, जितने भी बॉयज हैं उनसे 4 ज़्यादा गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स सेपरेटली फाइंड करना है। तो हम नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं x और नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं y। टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 10। तो गर्ल्स और बॉयज से मिलकर टोटल स्टूडेंट मिलेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई, इक्वेशन। सेकंड, हमें क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है, y इज नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। y जो है x से 4 ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एक चीज़ तो आप समझ लो कि y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। ये हमें कहीं लिखना नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि y बड़ा है, x छोटा है। तो हम यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x प्लस 4। दोनों में से जिस वे में आपको अच्छा लगे आप लिख दो। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को सॉल्व करो, x और y निकालो, आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। यश को कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स मिले। उसने जितने भी करेक्ट आंसर्स लिखे हैं उसके लिए उसको मिले 3 मार्क्स, और जो रॉन्ग आंसर्स किए हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग हो गई और उसमें से हो गए उसके -1 फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है,
हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर पहले हमें कितने दे रहे थे 3 की जगह अगर 4 मार्क्स देते हैं हर एक करेक्ट आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर उसके हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते और नेगेटिव में 2 मार्क्स डिडक्ट करते तो उसके कितने मार्क्स आते? 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, आपको निकालना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। तो टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हम 2 टाइप में अब डिवाइड कर सकते हैं। कौन से टाइप? जिनमें पॉजिटिव उसको मार्क्स मिले और नेगेटिव मार्क्स मिले। पॉजिटिव मार्क्स मिले यानी जो उसके करेक्ट थे और नेगेटिव मार्क्स मिले यानी जो उसने इनकरेक्ट किए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो राइट आंसर्स वाले क्वेश्चंस थे वो एक्स थे, ही अटेम्प्टेड एक्स क्वेश्चंस करेक्टली एंड ही अटेम्प्टेड वाई क्वेश्चंस इनकरेक्टली। ठीक है, तो केस 1 लेते हैं, जब उसको 40 मार्क्स मिले तो 40 मार्क्स उसको कैसे मिले? उसने एक्स क्वेश्चन राइट किया और राइट क्वेश्चंस के उसको कितने मार्क्स मिल रहे थे? 3 टाइम्स ऑफ एक्स। और जितने भी उसके रॉन्ग आंसर्स थे, कितने रॉन्ग आंसर्स थे? वाई। हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 हो रहा था, तो -1 इंटू वाई, दैट विल बी हिज नेगेटिव मार्क्स। तो जब 3x में द मार्क्स ही अटेन फ्रॉम राइट आंसर्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी उसके नेगेटिव मार्क्स हैं, तो हमें कितना मिलना चाहिए? 40। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड केस, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर एंड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। हर करेक्ट आंसर के लिए अब उसको 4 मार्क्स मिलते तो कितना मिल जाता? 4 टाइम्स ऑफ एक्स। और गलत मार्क्स के लिए कितने कट रहे हैं अब? -2 इंटू वाई, और उसके टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे? 50। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर लीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, हमें आंसर नहीं मिलेगा। हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मैनी क्वेश्चंस, कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे। तो लास्ट में आपको x + y की वैल्यू भी फाइंड करके बतानी पड़ेगी। जब जो करेक्ट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स उसने जो लिखे हैं उन दोनों का सम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल क्वेश्चंस बुक में कितने थे। टाइप 4, फ्रैक्शंस। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको फ्रैक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशन दिया हुआ होगा और अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना होगा। लेट्स सी टू एन एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी 2 चीज़ें होती हैं उसमें। फ्रैक्शन यानी जो p/q के फॉर्म में होता है, हमें अच्छे से मालूम है। p को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है? 2 चीज़ों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज्यूम कर लेना है। तो न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम y मान लेते हैं। तो इसलिए हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई? x/y। तो जब हम क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, लास्ट में दोनों का रेशियो भी हमें लिखना पड़ेगा। x/y करके हमें फाइनल आंसर फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ इसमें क्वेश्चन में हमको क्या बताई है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा? x/y। तो x/y यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में 2 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन इज इक्वल टू 9/11। सेकंड केस क्या बोला है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। अगर हम x और y में 3 ऐड कर देते हैं, x में भी 3 ऐड करते हैं, y में भी 3 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। अब आपको वो फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज्यूम कर लिया। जब दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई? x + 2 अपॉन y + 2 विच विल बी इक्वल टू 9/11। तो यहाँ से हमें फर्स्ट रिलेशन बिना क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y + 2 मल्टीप्लाई बाई 9 और y + 2, यहाँ पे मिस्टेक है, y + 2 मल्टीप्लाई बाई 9 और 11 मल्टीप्लाइड विद x + 2। सॉल्व कर लीजिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड केस हमको दिया हुआ है, अगर हम 3 ऐड करते हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ओरिजिनली न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था, दोनों में 3 ऐड कर दो, x + 3 y + 3, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई? x + 3 अपॉन y + 3। और क्वेश्चन में हमको क्या मेंशन किया है? जब 3 ऐड करते हैं तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 5/6। तो x + 3 अपॉन y + 3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ x + 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ y + 3। सॉल्व कीजिए, आपको एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर आप x/y के फॉर्म में उनको रख के लास्ट में फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे।
करेंगे। लास्ट में ऐसा लिखना ज़रूरी है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू जो भी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आती है वो रेशियो में आपको लिखना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, एक्सरसाइज 3.4 में एक क्वेश्चन है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? सबसे पहले वही बात है, what is the fraction? तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को हम मान लेंगे x upon y. Let the numerator be x, the denominator be y. केस 1 में क्या बोला है, if we add 1 to the numerator, यानी x में क्या कर दे रहे हैं, न्यूमरेटर यानी x, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और y में से हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं 1, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. क्लियर? अब यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकेंड केस क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू दी डिनोमिनेटर. अब हमारी फ्रैक्शन कौन है, x अपॉन वाई, और ये फ्रैक्शन क्या बन जाती है, इट बिकम्स 1/2 व्हेन वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. हम खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो ये बन जाती है कितनी, 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से मिल गया 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, सॉरी वाई प्लस 1. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. दोनों इक्वेशंस को आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लीजिए तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और जो वैल्यू मिलेगी उसे आप x अपॉन वाई के फॉर्म में रख देंगे तो आपको आपका फ्रैक्शन मिल जाएगा. ओके. एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर. ये फर्स्ट कंडीशन हो गई. अगर हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है, 1/3. एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. फाइंड द फ्रैक्शन. तो फिर से हम वही बात करते हैं कि हम मान लेते हैं फ्रैक्शन है x अपॉन वाई. केस 1 में क्या बोला है, इट बिकम्स हाउ मच, 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी अगर हम x माइनस 1 कर दें तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y. ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकेंड केस क्या बोला है कि अगर हम खाली 8 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, हमारी फ्रैक्शन कौन है, x अपॉन वाई. अब हम y में केवल 8 ऐड कर देते हैं तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/4. कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई प्लस 8. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगी फ्रैक्शन की वैल्यू, x और y मिल जाएंगे, x अपॉन वाई करेंगे आपको आपका फ्रैक्शन मिल जाएगा. टाइप 5 नंबर्स. इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको नंबर्स फाइंड करने होंगे. आपको 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन दिया होगा और आपको दोनों नंबर्स फाइंड करने होंगे. एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 3.3 का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. 2 नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस कितना है, 26. एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. फाइंड देम. हमें वो दोनों नंबर्स फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को, एक को x और एक को y एज्यूम कर लेंगे. अच्छा, यहाँ पे हमें बोला है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है. तो जब हम एज्यूम करेंगे तो हम ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे x इज ग्रेटर देन y. तो अब पहले केस को देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26. तो अगर हम लार्जर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं यानी x माइनस वाई, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 26. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा हमको क्या बोला है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर. 2 नंबर्स हैं, एक x है एक y है, इनमें से एक दूसरे का 3 टाइम्स है, तो छोटा वाला का 3 टाइम करना पड़ेगा. तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा कि हमने एज्यूम कर लिया है कि x इज ग्रेटर देन y, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y. ये बड़ा नंबर है तो इसलिए छोटे को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल्स टू 3y. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी. दे विल बी द 2 रिक्वायर्ड नंबर. इस टाइप के और क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. हमने इस वीडियो में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है. फर्स्ट टाइप थी हमारी कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कॉस्ट अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे. देन एजेस ऑफ पर्सन्स, 2 अलग अलग लोगों की एजेस का रिलेशन दिया है हमें विद देयर पास्ट एजेस एंड देयर प्रेजेंट एजेस या इन देयर फ्यूचर एजेस, उनको हमें फाइंड करना है. नेक्स्ट हमने सीखा
कि नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम कैसे निकालेंगे, या नंबर ऑफ पर्सन अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ हमने फ्रैक्शन सीखे कि फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। एंड इन लास्ट वी लर्न हाउ टू फाइंड टू डिफरेंट नंबर्स, अगर दो डिफरेंट नंबर्स के बीच में रिलेशन दिया है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग 5 टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। तब तक आप क्या कर सकते हैं कि हर एक जो मैंने 5 टाइप्स आज सिखाए हैं उन हर टाइप्स के लास्ट में मैंने टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं उनकी लिस्टिंग आपको दी हुई है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी ऑब्जर्व होती है तो यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing.